हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग थर्ड क्लास हिंदी का रिवीजन करने वाले हैं फॉर पीरियोडिक टेस्ट 2 PT2 के लिए। हिंदी में जैसे आप जानते हैं इंग्लिश की तरह बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज होती है। कुछ आपका पठन होगा जिसमें आपको पढ़ के आंसर करने होंगे, उसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर होते हैं, फिर आपकी ग्रामर व्याकरण होता है, सृजनात्मक लेखन होता है, वर्तनी होती है, सुलेख भी होता है। बट इस बार जो ज़्यादा फोकस है वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स पर है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर है। वैसे भी उनकी वेटेज काफ़ी रहती है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के प्रश्नोत्तर करेंगे। वर्तनी व्याकरण ये आप थोड़ा सा खुद देख लेना, और व्याकरण का अगर टाइम मिलेगा मैं एक वीडियो बना भी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देते हैं कि कितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं पीरियोडिक सेकंड में। तो देखिए ये आपका सिलेबस है सेकंड पीरियोडिक का। कब आऊँ, सबसे पहला ये चैप्टर है आपका क्यों जिमल और कैसे कैसा लिया 10 पीरियड्स। ये जो सर्दी आई है 2 पीरियड का चैप्टर है, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। छोटी सी पोएम है, कोई मेन चैप्टर नहीं है आपका। मीरा बहन और बाघ, अगेन काफ़ी वेटेज है इसकी। कहानी की कहानी भी आपका चैप्टर के बीच में एक छोटी सी स्टोरी है, इससे भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जब मुझे सांप ने काटा, बच्चों के पत्र से भी नहीं। तो कहने का मतलब है अगर देखा जाए तो 4 ही चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। कब आऊँ, क्यों जिमल, मीरा बहन और बाघ और जब मुझे सांप ने काटा। तो चलिए एक एक करके एक बार चारों चैप्टर्स को क्विकली जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या था इन चारों पार्ट में। सबसे पहला पार्ट है कब आऊं, जिसमें कि आप जानते हैं अवंती एक मेन कैरेक्टर है जो कि कपड़ों की रंगाई करता है, और एक सेठ उसको बेवकूफ़ बनाने की सोचता है, उसको नीचा दिखाने की सोचता है। किस तरीके से वो उसको जवाब देता है ये हम कहानी में पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है रंगाई की दुकान किसने खोली, आफंती ने, अवंती ने, सेठ ने। तो रंगाई की दुकान खोली थी अवंती ने। अगला प्रश्न है लोग अवंती के काम की क्या करने लगे, लोग अवंती के काम की बहुत प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मतलब होता है तारीफ करना। जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसके बारे में अच्छा कहते हैं। कौन अवंती से ईर्ष्या करने लगा, तो एक सेठ था जो अवंती से ईर्ष्या करने लगा था और उसको नीचा दिखाने के लिए उसके पास पहुंचा था। सेठ अवंती के पास हाथ में क्या लिए पहुंचा, मिठाई, रंग या फिर कपड़ा। तो वो एक कपड़ा लेकर गया था उसके पास रंगवाने के लिए, क्योंकि वो रंगाई का काम करता था। सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये आप जानते हैं, 7 दिन। और अवंती ने ये कहा था इन 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन आ जाना, जबकि 7 दिन के अलावा कोई और दिन होता ही नहीं है। सेठ को कौन सा रंग पसंद था, उसने सभी रंग बोले, इससे मत रंगना, इससे मत रंगना, इससे मत रंगना। कहने का मतलब है उसे कोई भी रंग पसंद नहीं था। अवंती ने अलमारी में क्या बंद कर दिया, तो अवंती ने अलमारी में वो कपड़ा बंद कर दिया था जो कि सेठ ने उसको दिया था। क्योंकि अवंती ने जो शर्त रखी कि इन दिनों को छोड़कर किसी दिन आना, अवंती जानता था कि वो कभी भी कपड़ा लेने आएगा ही नहीं, इसलिए इसको बंद कर देते हैं, रंगने की जरूरत नहीं है। अवंती ने क्या भांप लिया, क्या उसको पता लग गया था। अवंती ने सेठ का मंसूबा कि ये किस इंटेंशन से मेरे पास आया है वो उसने पहले ही भांप लिया था, उसको महसूस हो गई थी वो बात। किसकी चाल उल्टी पड़ गई, तो यहाँ पर सेठ की चाल उल्टी पड़ गई। हमेशा अगर आप दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी जैसे को तैसा मिल सकता है, जो कि सेठ के साथ हुआ। सेठ कपड़ा लेने कब वापस आया, सेठ कपड़ा लेने कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अवंती ने 7 के 7 दिनों के लिए मना कर दिया था कपड़ा लेने आने के लिए। इस वाक्य में कौन सी सब्जी छिपी है, तो ये आप जानते हैं एनसीईआरटी में लास्ट में इस तरीके की एक वो दिया हुआ है आपको पहेली। इसमें गोभी का नाम छुपा हुआ है। एक शब्द जहाँ खत्म हो रहा है दूसरा उसके अगले अक्षर से शुरू हो रहा है। प्रशंसा का समानार्थक क्या है, प्रशंसा करना पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छी बातें कहना। निंदा करना, प्रशंसा का उल्टा होता है निंदा। निंदा करना का विलोम बताना है। वैसे यहाँ पर निंदा का विलोम होता है प्रशंसा। निंदा मतलब होता है किसी की बुराई जब आप करते हैं। मुहावरा पूरा करो, आस्तीन का शेर, बिल्ली, सांप। तो मुहावरा होता है आस्तीन का सांप। रंग से रंगाई शब्द बनाए, तो बुन से क्या बनेगा, बुन से बनेगा बुनाई। अगला शब्द है लिंग बदलो, सेठ का सेठानी, सेठ जी, सेठनी। तो सेठ का होता है सेठानी। वचन बदलना है, कपड़ा, एक कपड़ा तो बहुत सारे क्या होंगे, कपड़े। ये थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट हम लोग कर रहे हैं। वाक्य में संज्ञा शब्द ढूंढो। अवंती ने जवाब दिया समझ गया हूं। इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा आप जानते हैं किसी का भी नाम होता है, तो इसलिए अवंती संज्ञा है। वाक्य में कौन सा शब्द फालतू है, जिसकी जरूरत नहीं थी। बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो अगर आप कहते हरा धनिया ले आना तो क्या होता, वो हरा धनिया की पत्ती ही होती है ना। तो हरा धनिया का कोई बीज थोड़ा ही होता है, तो यानी कि पत्ती की जरूरत नहीं थी, पत्ती यहाँ पर फालतू है। बाजार से हरा धनिया भी ले आना चलता, पत्ती एक्स्ट्रा शब्द है।
सही शब्द छाटो। गांव, गांव, गांव की कौन सी स्पेलिंग से है? तो गांव की ये स्पेलिंग सही है जहां पर ऊपर चंद्र बिंदु आता है। तो ये है आपके इसके 10 प्रश्न। चलिए अगले चैप्टर पर आते हैं अब। चलिए अब अगला पार्ट है क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। तो इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आप आटा खरीदने कहाँ जाते हैं? परचून वाले के पास, दूध वाले के पास या स्टेशनरी वाले के पास? तो आटा खरीदने के लिए आप परचून वाले के पास जाते हैं। रोटी बेलने के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है? तो रोटी चकला और बेलन की मदद से बेली जाती है जिससे कि वो गोल बने। आटा चक्की किससे चलती है? मशीन से, बिजली से, हाथों से? तो आटा चक्की बिजली से चलती है। किस अनाज की रोटियां नहीं बनती? चना, दलिया, मक्की? तो इसमें से देखिए रोटी गेहूं की बनती है, चने की बनती है, मक्का की बनती है, लेकिन दलिया कोई अनाज है ही नहीं। दलिया एक्चुअली में गेहूं को थोड़ा मोटा पीसकर बनता है, ठीक है। तो यानी कि इसकी रोटियां नहीं बन सकती। गेहूं के आटे से क्या चीजें नहीं बनाई जाती? दलिया, बेसन, सूजी। तो दलिया गेहूं के, जैसे कि मैंने बताया गेहूं के आटे से क्यों लिखा, गेहूं से होना चाहिए। गेहूं को, इसको थोड़ा सा गेहूं को जो होता है थोड़ा सा बारीक पीसकर, बहुत ज़्यादा आटे जितना ना करके जो बनता है वो दलिया है। यानी कि इसमें दलिया ऑप्शन सही है। नहीं, क्या बनाई जाती है? बेसन जो है ये आटा होता है चने का, और सूजी जो है वो होता है चावल का आटा, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। और दलिया जो होता है ये गेहूं से बनता है। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। चिमटे का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? हलवा बनाने के लिए, दाल चावल बनाने के लिए, रोटी फूलने के लिए? रोटी फुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चिमटे से आप पकड़ सकते हैं उसको आसानी से, जिससे कि वो आपका हाथ ना जले। ओके, हलवा बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सूजी, दाल या फिर नमक? तो सूजी का हलवा बनता है, दाल या नमक की उसमें ज़रूरत नहीं होती। अगला प्रश्न है क्यों जीमल और कैसे कैसलिया कौन थे? दोस्त, दुश्मन, पड़ोसी या फिर भाई? तो वो दोनों अच्छे दोस्त थे। पाठ में गुरुजी बाजार क्यों गए? आटा पिसवाने, गेहूं पिसवाने, चावल पिसवाने या फिर दाल पिसवाने? कंफ्यूज नहीं होना है, आटा पिसवाने कोई नहीं जा सकता। गेहूं का आटा पिसवा कर आप लाते हैं, तो कहने का मतलब है वो गेहूं पिसवाने जा रहे थे। ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आटा पिसवाने पड़ते हैं और इसको सही लगा देते हैं। गुरुजी बाजार किसके द्वारा जा रहे थे? तो गुरुजी बाजार जो है वो साइकिल के द्वारा जा रहे थे, जो कि उन्हें शिवदास ने दी थी। इसका ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। साइकिल से जा रहे थे, शिवदास ने अपनी साइकिल, वैसे वो पैदल ही जा रहे थे पहले, लेकिन शिवदास ने उन्हें अपनी साइकिल दे दी थी, ठीक है। बाजार कौन जा रहा था? क्यों जीमल, कैसे कैसलिया? दोनों दोस्त थे गुरुजी। तो गुरुजी बाजार जा रहे थे गेहूं पिसवाने के लिए। अगला प्रश्न है क्यों जीमल क्या पूछते थे? कैसे कैसे कैसे, क्यों क्यों क्यों, कहाँ कहाँ कहाँ, कब कब कब? तो क्यों जीमल पूछते थे, जैसे नाम से पता लग रहा है, क्यों क्यों क्यों। और कैसे कैसलिया पूछते थे, कैसे कैसे कैसे। ओके, सो चलिए यही इसमें चैप्टर में बहुत कुछ तो है नहीं, इतने ही प्रश्न बन पाए हैं बड़ी मुश्किल से। बाकी जो क्वेश्चंस हैं दैट आप एक बार पढ़ लेना इस चैप्टर को, कुछ होगा तो वहाँ से आप देख लेना, इसकी वर्कशीट देख लेना। आई थिंक उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। चलिए अगले चैप्टर पर आते हैं हम। अगला पार्ट है मीरा बहन और बाघ। पहला प्रश्न है गांधी जी के विचारों का किस पर प्रभाव था? तो गांधी जी के विचारों का मीरा बहन पर बहुत प्रभाव था, इसलिए वो इंग्लैंड छोड़कर भारत आ गई थी। गांव में अक्सर किसका डर बना रहता था? तो गांव में अक्सर जंगली जानवरों का डर बना रहता था, क्योंकि पास में ही जंगल था, कभी भी वो गांव में आ जाते थे, और एक बाघ आ भी चुका था। इनमें से कौन सा पालतू जानवर नहीं है? बकरी, कुत्ता, लोमड़ी? लोमड़ी डेफिनेटली जंगली जानवर है, वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है। बकरी से हमें दूध मिलता है, कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, इसलिए हम पालते हैं। लोमड़ी किसी काम की नहीं है, इसलिए वो पालतू जानवर नहीं है। मीरा बहन ने आश्रम की स्थापना कौन से गाँव में की? अल्मोड़ा, गेवाली या फिर गेवली? तो ये गेवली में की थी उन्होंने, ऑप्शन सी सही है। बाघ के फंसने से पहले ही मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि पिंजरा बहुत छोटा था, वो बाघ को धोखा देकर पकड़ना नहीं चाहती थी, या फिर मीरा बहन को बाघ बहुत पसंद था? तो कारण है बी, वो धोखा देकर बाघ को नहीं पकड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न है जंगली जानवर गांव में किसकी तलाश में आते थे? शिकार, लोगों से मिलने, घूमने? तो डेफिनेटली शिकार की तलाश में आते थे। बाघ को फंसाने के लिए बनाए गए पिंजरे में किसको बांधा गया था, ताकि जिसको देखकर जिसको खाने के लिए बाघ आए? गाय को, बकरी को या फिर बिल्ली को? तो वहां पर एक बकरी को बांधा गया था, गाय को इससे पहले बाघ खा चुका था गांव में आकर, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत डरे भी हुए थे। गांव में रहने वाले को क्या कहते हैं? ग्रामीण या फिर शहरी? उसे कहते हैं ग्रामीण। आज़ादी के कितने साल बाद मीरा बहन ने आश्रम की स्थापना की? गोपाल आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी, गोपाल आश्रम नाम था उसका, उसकी स्थापना आज़ादी के 7 साल बाद उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था।
अब कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। मीरा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। मीरा किसी का नाम है इसलिए ये एक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघिन। ऑप्शन आपका बी सही है, बघिनी, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शेर या बाघ कैसे जानवर है? तो ये दोनों ही आपके जंगली जानवर है। इन शब्दों का विलोम लिखो। आज़ादी, आज़ादी का मतलब होता है स्वतंत्रता, जब आप आज़ाद होते हैं। इसका विलोम होगा प्रतंत्रता या फिर गुलामी, जब आप किसी के बंधन में होते हैं, लेकिन बंधन विलोम नहीं होगा। इनका विलोम शब्द लिखो। जन्म, जन्म मतलब पैदा होना, तो इसका होगा मरण, मरण मतलब मरना। समानार्थी शब्द ज़्यादा, ज़्यादा मतलब अधिक। अगला प्रश्न है, गांव का विलोम क्या होगा? गांव का विलोम होगा गांव का विलोम होगा शहर। ऑप्शन सी करेक्ट है। शेर दहाड़ता है, मिमियाता है, भौंकता है, तो शेर दहाड़ता है, उसकी दहाड़ कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। इनमें से कौन सा जानवर दूध नहीं देता? गाय, बकरी, भैंस देते हैं, बैल नहीं देता, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चावल, सरसों, मटर, मक्का, इनमें से कौन सी फसल से तेल प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं सरसों का तेल, आपने सुना भी होगा, कहने का मतलब है सरसों से तेल प्राप्त होता है। तो ये आपके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए किस गांव में स्थापना हुई थी? गेवली गांव में स्थापना हुई थी। आश्रम का नाम था गोपाल आश्रम। आज़ादी के कितने साल बाद उन्होंने आश्रम की स्थापना की? तो 5 साल बाद आश्रम। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने अभी आपको जो आंसर बताया 7 साल बता दिया है शायद, भाई उसको करेक्शन कर लेना। 5 साल बाद स्थापना हुई थी। 1952 में उन्होंने स्थापना की थी। 1947 में आप जानते हैं कि देश आज़ाद हो गया था, तो 5 साल उसका सही आंसर है। आज़ादी के 5 साल बाद आश्रम की स्थापना हुई थी। गांव में बाघ का डर था। बाघ पहले एक गाय को खा चुका था। गांव वाले अपनी परेशानी लेकर मीरा बहन के पास जाते हैं। मीरा बहन के आश्रम में मीरा, फिर वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें एक पिंजरा लाते हैं, पिंजरे में एक बकरी को बांधते हैं, लेकिन रात को जाकर मीरा बहन उसको खोल देते क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि बाघ को धोखे से फंसाया जाए, और अगले दिन पिंजरे में कोई नहीं होता, बकरी बच जाती है, बकरी की जान भी बच जाती है। बस इतनी ही कहानी है ये। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट आपका लास्ट चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और पाठ का नाम है पाठ 12, जब मुझे सांप ने काटा। तो पहला प्रश्न है इसका, लेखक ने सांप को कहाँ रेंगते देखा? सड़क पर, नदी पर या फिर आहते में? तो उसने देखा था आहते में। अगला प्रश्न है, सांप कैसे चलता है? अपने पैरों पर, अपने हाथों पर या रेंग कर? तो सांप रेंग कर चलता है, यानी कि अपने पीठ के बल घिसक कर चलता है, उसके पैर नहीं होते, तो आप जानते हैं। सांप कहाँ छिप गया था? आपके ऑप्शन हैं, घर में, नारियल के खोल में या फिर खेत में। तो नारियल के खोल में छिप गया था, ऑप्शन आपका बी सही है। लेखक ने अपने आहते में किसे पकड़ा? बर को, सांप को या फिर मोर को? तो उसने सांप को पकड़ा था, ऑप्शन आपका बी सही है। लेखक सांप को लेकर किसके पास दौड़ा? नाना, नानी या बूढ़े आदमी के पास? तो वो गया था अपनी नानी के पास। नन्हा सांप निकल आया और खाली जगह हुआ, पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो वो रेंगता हुआ, जैसे कहा, उसकी जो मूवमेंट है उसको रेंगना कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक उसी दिन शाम को किस से पकड़ने की कोशिश कर रहा था? तो उस दिन शाम को वो बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेखक को किसने काट खाया? सांप ने, बर ने या फिर मच्छर ने? तो उसे बर ने काट लिया था। नानी ने सोचा कि मुझे किसने काट लिया, तो नानी को लगा उसको सांप ने काट लिया, क्योंकि वो पहले सांप को पकड़ रहा था। बर के काटने से कैसा निशान पड़ जाता है? काला, नीला या फिर लाल? तो बर के काटने से नीला निशान पड़ जाता है। नाना बाग और खाली जगह के खेतों को पार करके एक छोटी, ये पार करके एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। तो किसके खेत थे वहां पर? गेहूं, ज्वार या फिर धान? तो वहां पर धान के खेत थे, यानी कि चावल के खेत थे। झोपड़ी से कौन बाहर निकला? तो झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला था। अगला प्रश्न है, नाना लेखक को बूढ़े आदमी के पास क्यों ले गए? खेलने के लिए, झाड़ फूंक कराने या मिलने के लिए? तो वो झाड़ फूंक कराने के लिए लेकर गए थे। वह पीतल के बर्तन में क्या लाया? खाना, अनाज या फिर पानी? तो पीतल के बर्तन में वो पानी लेकर आया था। अगला प्रश्न है, बूढ़े आदमी ने बताया कि बालक को जहरीले किसने काटा है? बर ने, जानवर ने या सांप ने? तो उसने बताया कि इसे जानवर ने काटा है, सांप ने काटा है, जबकि उसे काटा किसने था? बर ने। लेकिन बूढ़े आदमी ने सांप का बताया, क्योंकि वो सांप का ही इलाज करता था। सब बूढ़े आदमी को उसके इलाज के लिए बहुत बहुत क्या दिया सबने? तो सबने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि उनको लगा कि शायद उसने ठीक कर दिया है बच्चे को, जहरीले सांप ने काटा था, जहर हटा दिया, जबकि एक्चुअली में असल में उसे सांप ने काटा ही नहीं था। सांप का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं है? नाग, विषधर, सर्प या फिर अजगर? तो अजगर सांप का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, विषधर, सर्प, नाग। नीचे दिए शब्दों में से एक शब्द बिल्कुल अलग है, वो शब्द आपको छांट कर लिखना है। शब्द है आपके मक्खी, मच्छर, चूहा या फिर कबूतर।
तो मक्खी, मच्छर, चूहा आप जानते हैं, आपको मक्खी, मच्छर और आई थिंक कबूतर, हाँ ये तीनों उड़ सकते हैं, अब ये कर सकते हो आप। तीनों के पंख होते हैं, चूहे के पंख नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर चूहा थोड़ा सा अलग हो सकता है इनसे। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द बिल्कुल अलग है, वो बताओ क्या है। मेंढक, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। तो सांप, छिपकली, मगरमच्छ तीनों ही मगर रेंग कर चलते हैं, तीनों की जो मूवमेंट है वो रेंगना है, मतलब सभी पीठ के बल चलते हैं। देखिए भले ही छिपकली के पैर होते हो, लेकिन पैर के ऊपर खड़ा होकर चलते हुए आपने छिपकली को कभी नहीं देखा होगा। मगरमच्छ भी अपने पेट के बल चलता है और सांप तो रेंग कर चलता है क्योंकि उसके पैर नहीं होते, लेकिन मेंढक फुदक कर चलता है। तो कहने का मतलब है इसकी चाल सबसे अलग है, इसलिए यहाँ पर मेंढक अलग है। थोड़ा ध्यान देना, कई बार आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे छिपकली को अलग लिख देते हैं कि हमारे घर में रहती है, तो आपको थोड़ा पार्ट से देखना है। पार्ट में रेंगने का दिया हुआ है, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर से वो ये कौन सा अलग है, भौंकना, रंभाना, मिमियाना, रेंगना, ये तीनों ही आवाज़ें हैं। रेंगना यहाँ पर एक चलने की वो है कि कैसे कोई चलता है रेंग कर, ठीक है। तो ऐसा इसमें रेंकना में और रेंगना में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो इसको कई बार आप सोच लेते हैं कि ये शायद गाय भैंस की आवाज़ होती है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये थे आपके सारे जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर थे चारों पार्ट के। उम्मीद है थोड़ा सा एक जल्दी से रिवीजन हो गया होगा, आपको सारे पार्ट एक बार समझ में आ गए होंगे। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से करिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।